आकाश उपन्यास के अध्याय 9 में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 9 को कर रहे हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में पढ़ा हमने कि किस प्रकार मामा जी समर के पिताजी की ही बात करते हैं। बस क्या है, उनकी बातों में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो आज उससे प्रभा जो है उससे थोड़ा समर क्रोधित टाइप का हो जाता है और वहाँ से हट करके सीधे जो है अपने कमरे में आ जाता है। प्रभा के साथ बातचीत होती है और बाबूजी को और अपने मामा जी को बहुत सारी बातें जो है बोलता है। पीछे अगर हम रिवाइज करें तो इनको क्या होता है, उन पर तंज कसता है। फिर उसको शिरीष भाई मिलते हैं जो कि तरह तरह का ये उसको मतलब समझाते हैं और अंत में कहते हैं कि अगर इतना ही किचकिच है तो रोज़ रोज़ के किचकिच से अच्छा है कि तुम अपना घर द्वार अलग कर लो, अलग से रहो। अगर तुम्हें बहुत शौक़ है माँ बाप की सहायता करने की तो किसी छोटे भाई को साथ में ले लो, उसको पढ़ाओ लिखाओ, उसका खर्चा उठाओ। लेकिन साथ रहने में जो परेशानी है उससे तुम क्या होगे, बच जाओगे। और ये जो रोज़ रोज़ की किचकिच है, रोज़ रोज़ का जो बहस होती है, ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन मामा जी खाना वाना नहीं खाते। मामा जी क्या होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि मामा जी सोचते थे कि समर हमारी बात सुनेगा, पर समर वहाँ से क्या होता है, वहाँ से गुस्सा हो करके चला आता। ठीक है, तो आज हम 9वें अध्याय को पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रभा के प्रति मेरे मन में प्यार, उसकी मजबूरियों और तकलीफ़ों के प्रति दया है या सिर्फ अपने किए पर पछतावा है। उस क्षण उठा हुआ यह सवाल जाने कब तक मेरे मन को मथता रहता, मगर तभी एक ऐसी बात हो गई कि मेरा पोर पोर सिहर उठा। पोर पोर यानी नस नस जो है उसकी सिहर उठी। सिहर उठना यानी एक कंपन जो होता है, अचानक हमारा शरीर जो है कांप जाता है, हमारे जो शरीर के रोए हैं खड़े हो जाते हैं। ठीक है, और तब मुझे लगा जैसे मैं जाने कब से यूं ही अकेला खड़ा हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं है। आज तुमने बहुत काम किया है, लाओ तुम्हारे पांव दबा दूं, कहती हुई प्रभा जैसे ही पाटी पर मेरे पैताने की ओर बैठी। पैताने यानी पांव की तरफ बैठी, पाटी यानी उस खाट का जो साइड वाला हिस्सा जो होता है ना, पांव की तरफ का जो हिस्सा होता है उसको पाटी कहते हैं। ठीक है, तो पैताने की ओर बैठी, नींद की खुमारी से जागकर मैंने पांव समेट लिए। नहीं, मुझे हाथ पांव कुछ नहीं दबवाने, तुम आराम करो। आज ज़रा सा काम कर दिया तो क्या हो गया, तुम तो सारा दिन इतना काम करती रहती हो। आसमान की ओर देखकर पूछा, 10:30-11 बजे होंगे, इतनी देर में ख़त्म हुआ है चौका बर्तन। क्या करती, जेठ जी ने अब खाना खाया, कहीं चले गए थे किसी के साथ। मुझे तो सच उन पर बड़ी दया आती है। गऊ आदमी है, गऊ होना यानी गाय की तरह एकदम सीधे साधे आदमी। जब किसी की सीधेपन की तुलना की जाती है तो उसको गाय कह दिया जाता है। गऊ यानी गाय, जानते ही हैं। ना किसी से बोलते हैं न चालते हैं, सारा दिन लगे रहते हैं। पार्टी पर बैठे बैठे अपने लटके पांव हिलाती हुई प्रभा बोली, उन्हें खिलाया, चौका बर्तन साफ किया, सुबह की तैयार की, बहुत गर्मी थी। सुबह की तैयारी की, बहुत गर्मी थी, इसलिए ज़रा सी नहाई। ओह, तभी आज एकदम साफ कपड़े वपड़े पहन कर रानी मुन्नी बनी बैठी हो। मुझे भी आज लग रहा था कि कोई नई बात है, बड़ी खुशबू आ रही है, कौन सा इत्र लगाई। मैंने प्रभा को अपने पास खींच लिया। प्रभा लजा गई, दूसरी ओर देखती हुई बोली, ज़रा सा खस पड़ा था सो मन नहीं माना, है ना। खस यानी सेंट का ही एक ये है। ठीक है, फिर अपने को छुड़ा कर बोली,
आज तो सच तुम्हारे पांव दबाने को बड़ा मन कर रहा है। जब तुम ऊपर बाल्टियां भर भर कर ले जा रहे थे तभी मेरे मन में आ रहा था कि अब ये जिद में बाल्टी पर बाल्टी लिए चले जा रहे हैं। रात को भड़कन होगी यानी परेशानी होगी, हाथ पांव दर्द करेंगे। ठीक है, कितना ख्याल रखती है प्रभा। मैं गदगद हो आया, पीठ पर हाथ फेर कर प्यार से कहा, नहीं प्रभा, इस उम्र में ज़रा सा काम करने से ही भड़कन होने लगे तो बाबूजी की उम्र में जाकर मैं क्या कर पाऊंगा। देख लो, आज भी 20-20 सेर गेहूं दोनों तरफ 2 थैलों में लटका कर बाजार से ले आते हैं। और आज गर्मी कितनी थी, है ना। आज मुझे सांझ से ही लग रहा था कि बहुत गर्मी है, सो मैंने नीचे से पानी की बाल्टियां ला ला कर बुरी तरह सारी छत पर छिड़काव किया था। हम लोगों ने अपने सोने की जगह जरा आड़ में रखी थी। मेरी कोठरी और गली की ओर वाली मुंडेर के बीच में जो छोटी सी खुली जगह बची थी वही हमारे सोने का स्थान था। यह जगह कुछ ऐसे कोने से दूर हटकर पड़ती थी कि अगर खास तौर से ही कोई इधर न आए तो प्रायः छत पर आने जाने वालों से बेपर्दगी नहीं होती थी। बेपर्दगी यानी बेपर्दा नहीं होना पड़ता, क्योंकि पर्दा सिस्टम है ना भारतवर्ष में था। आज जो ये कथा है, ये कहाँ उपन्यास है, ये क्या है, छोटे से शहर की कथा है, छोटे से शहर की कथा है ना। कलकत्ता जैसा महानगर नहीं है, दिल्ली जैसा, छोटे से शहर की कथा है ना, जो विकसित होता हुआ शहर है। ठीक है, तो भैया और भाभी दूसरी तरफ थे, लेकिन उन्हें आड़ करनी पड़ती थी। अमर, कुंवर और अम्मा बाबूजी सब एकदम खुले में सीढ़ियों की तरफ सोते थे। गर्मियों में क्या होता है, लोग गांव में छत पर सोते हैं, है ना, या घर से बाहर सोते हैं। तो घर के बाहर अगर सोते हैं तो जाहिर सी बात है, ये तो क्या है, शहर है, तो शहर में लोग छत पर ही सोएंगे, रोड पर तो सोएंगे नहीं। लेकिन देहात गांव जो होता है वहाँ पर लोग अपने द्वार पर सो जाते हैं ना, स्त्रियां छत पर ही सोती हैं ना, क्योंकि पर्दा उनको करना होता है इसलिए। तो ये शहर का वातावरण है, इसलिए सभी छत पर सोते थे। छत को ठंडा करने के लिए पानी डाल दिया जाता है कि दिन भर जो गर्मी है वो गर्मी क्या हो, निकल जाए, छत ठंडी हो जाए। तो आज मैंने सारी छत को ही पानी से भिगोया नहीं था, बल्कि दिन भर की धूप में अकड़ी जलती खाटों पर भी एक एक बाल्टी पानी डाल दिया था, इसलिए इस वक्त जरा ठंडी हो गई थी। गीली चारपाई पर सिर्फ एक तकिया लगाए मैं लेटा लेटा खुले आसमान को देखता रहा। सारे आकाश पर तारों की नक्काशी की हुई थी और कभी कभी एक तारा टपक कर जलती लकीर खींचता हुआ दूसरे दल में जा मिलता था। यहीं पर पूरे उपन्यास में सारे आकाश का चर्चा, सारा आकाश इसी तरफ 9वें आखिरी समय में ही आता है, सारे आकाश या सारा आकाश, और कहीं आपको ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसे देखकर मैं आश्चर्य अपने मन को समझाता था। मैं आश्चर्य में यहाँ होगा, ठीक है, ओ सच्चा सा आश्चर्य लिखा है, यानी आश्चर्य के साथ अपने मन को समझाता था कि देखने में इसे जाते हुए एक पल भी नहीं लगा, लेकिन हो सकता है वास्तव में इसे हजारों वर्ष का समय लगा हो। अपना सौर मंडल बदलने की इस यात्रा में क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि इसी जीवन में आदमी इन सारे नक्षत्रों की यात्रा करके देख सके? आखिर वहां लोग किस तरह रहते हैं? फिर मन में झुंझलाता, हम अपनी दुनिया के बारे में तो जानते नहीं हैं, सारे नक्षत्र मंडल के बारे में जानेंगे। उस दिन शिरीष भाई कहते थे, दुनिया के ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाने या उसमें कुछ नया भरने की बात तो दूर, जो कुछ दूसरों ने कर लिया है हम उसके बारे में भी नहीं जानते। और यही सब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। अब देख लो, यहाँ समर ने कुछ इधर उधर का उल्टा पुल्टा नहीं सोचा है। अब आप समझेंगे बस वही भावना है उसके मन में, ऐसा कुछ
समर ने सोचा नहीं है, यही लाइन उठा के दे दे और यही सब सोचते सोचते मेरी आँख आ गई। पूछ देगा वक्ता कौन है, किसको आँख आ गई, आँख लग गई, क्या सोचते सोचते आँख लग गई पूछ देगा। तो अगर आप कॉमेडी करेंगे और बेहूदगी पन्ने पे आएंगे तो बस पहले वाला ही आप याद रखिएगा, जो पहले एकदम शुरुआत में है ना, उपन्यास के पहले अध्याय में है, तो आप उसी को सोचेंगे, उसी सीन को लेके चलेंगे। लेकिन अगर पूरा उपन्यास पढ़े होंगे, मेरा वीडियो देखे होंगे, तो आप तो जरूर जानेंगे कि कौन सी बात सोच रहा है ना। तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। और यही सब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। अवचेतन मन में नीचे के बर्तन खनकने की आवाज़ों तथा बातचीत से मैं अंदाज़ा लगाता रहा कि कौन आया, कौन गया, या घर का कितना काम हो गया। छत के कोने से भाभी और बच्ची की आपस में कुछ बातें करने की भनक भी आती रही। दूर कहीं बजते सिनेमा के गीतों की लहरी भी कभी कभी सुनाई दे जाती थी। जब हम लोग अलग मकान लेकर रहेंगे तो उसकी छत पर किस तरह सोया करेंगे, लेकिन वहां तो लॉन होगा। क्या सोचने लगे? प्रभा ने कुहनी से जरा सा टहोका लगाकर पूछा। धीरे से। कब? उसका हाथ मेरी पिंडलियों पर आ गया। मुझे पता नहीं। ठीक है, तो देखिए अवचेतन मन क्या होता है बता दे रहे हैं, थोड़ा अब कंफ्यूजन ना हो आपको। देखिए बता रहे हैं, जो हमारा मन होता है इसकी 3 परत होती है। पहला होता है चेतन मन, जिसको हम कॉन्शस कहते हैं। तो कॉन्शस क्या होता है? हर चीज को जानता रहता है, एकदम जागृत रहता है, जगता हुआ जो मन हमारे अंदर है ना, क्रियाशील, एक्टिव रहता है हरदम। तो हरदम एक्टिव नहीं रहता है चेतन, सॉरी, हरदम एक्टिव नहीं रहता जो चेतन मन है हमारा, कॉन्शस माइंड। और एक होता है सब कॉन्शस माइंड, जिसको ही हम अवचेतन कहते हैं। जब हम सोते हैं तो ये हमारा सब कॉन्शस माइंड काम करता है। कभी कभी क्या होता है, हम नींद से सोते रहते हैं लेकिन बाहर क्या हो रहा है, सारी आवाज़ें हमारे कानों पे आती रहती हैं, कानों में, और उसको हम सुनते रहते हैं। तो ये सब कॉन्शस माइंड काम करता है। इसी सब कॉन्शस स्टेज में ही हम सपने देखते हैं। इसी सब कॉन्शस स्टेज में हम देख लेते हैं कि हमारे सपने सच हो रहे हैं, और बहुत सारी क्रियाएं हमको लगता है सचमुच में हम वैसा काम कर रहे हैं, वैसी फीलिंग्स हमको होती हैं, है ना, जिसके चलते बहुत सारे आपको इफेक्ट जो है दिखाई, आपके ऊपर जो है फिजिकली इफेक्ट जो है आपको पड़ जाते हैं। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो इसका और तीसरा जो हमारा होता है, ये अनकॉन्शियस माइंड होता है, अचेतन होता है। ये अचेतन वाला दिमाग कब होता है? अचेतन वाला दिमाग उस समय होता है जब हम क्या करते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो बेहोश होने में हमको कुछ पता नहीं रहता। ये अनकॉन्शियस वाली स्टेज है। अब समझ गए होंगे, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। इसी को हिंदी में चेतन, अवचेतन और अचेतन कहा गया है। कोई कोई अवचेतन को उपचेतन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में जिसने बताया उसका नाम, उस मनोवैज्ञानिक का नाम है फ्रॉयड। फ्रॉयड की थ्योरी है। ठीक है, तो थोड़ा हम लोगों ने साइकोलॉजी में पढ़ा इसको। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी में, है ना, एजुकेशन से। मेरा तो बीएड है ना, तो बैचलर ऑफ एजुकेशन में हूँ, बीएड भी हूँ, तो इसके चलते हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बता दिया थोड़ा। ये यही होता है आपका अवचेतन मन, जिसको उपचेतन भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी आवाज़ में चौंक कर फिर मैं लौट आया। जम्हाई लेकर पूछा, तुमने खाना वाना खा लिया? खा ही लिया होगा, तुम्हें क्या है? उसने शिकायत के लहजे में कहा। स्वर की असहाय शिकायत और अपनेपन से पिघल कर मैंने कहा, नहीं प्रभा, ऐसा क्यों सोचती हो? यहाँ की मजबूरियाँ तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग हमेशा साथ ही खाना खाया करें। प्रोफेसर होने के बाद जब हमें अलग से मकान मिल जाएगा तो देखना, तुम्हें कभी कोई शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा। अब यहाँ हर बार आकर यह भी तो नहीं पूछ सकता कि तुमने खाना खा लिया या नहीं। कल को इसी बात पर हंगामा और मच जाएगा। प्रभा खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे, मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी। मैंने तो आज आपसे अच्छा खाना खाया है।
खीर, पूरी, हलवा आप लोगों को आज जो थोड़ा थोड़ा मिला था वह क्या आप समझते हैं आपके लिए ही बना था? उसकी खिलखिलाहट रात के सन्नाटे में मुझे बड़ी भली लगी, जैसे छोटी छोटी चांदियों की घंटियों की झालर हवा के झोंके से झंझनाती दूर तक चली गई हो। साथ ही शायद दोनों को उस दिन की बाबूजी की दहाड़ का भी ख्याल हो आया और उसकी हंसी बीच में ही टूट गई। बात को भुलाने के लिए मैंने पूछा, क्यों भाई, ऐसी आज क्या खास बात थी? मैंने तो समझा कि किसी के शादी ब्याह से आया होगा। तभी ध्यान गया, धीरे धीरे मेरी पिंडलियों को सहलाती हुई प्रभा सचमुच पाँव ही दबाने लगी थी। ठीक है, पिंडलियां कहते हैं जो ये हमारा फीट होता है, पाँव होता है, पाँव के दोनों साइड में जो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर हमारा ये हमारा जो पंजा होता है पाँव का वो फिट रहता है, जुड़ता है, तो उस जुड़ाव को ही पिंडलियां कहा जाता है। ठीक है, तो आज आखिर तुम्हें यह क्या हो रहा है? उसका हाथ रोक कर पूछा, आज आखिर तुम्हें क्या हो रहा है? मैंने कह दिया ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। पाँव तो मुझे तुम्हारे दबाने चाहिए। दिन भर बैल की तरह जूती रहती हो। फिर एकदम बात पलट कर कहा, हाँ तो आज की इस खुशी में यह सब हुआ था? मामा जी की बात पक्की कराए क्या अमर के लिए? नहीं, यह बात नहीं जी, समझदारी से प्रभा बोली। आज हम लोगों ने व्रत रखा था, मैं, भाभी और पड़ोस के अवस्थी जी की बीवी ने। अच्छा, तभी आज इतनी पति सेवा सूझ रही है? मैं परिहास से बोला, किस सिलसिले में देवी? अरे किस सिलसिले में रखा हो, किसी सिलसिले में रखा हो, आपसे मतलब? ये सब औरतों के मामले हैं, मैं बुरा न मान जाऊं इसलिए समझा कर बोले, तुम खूब पढ़ो, अच्छी सी नौकरी करो, उसके लिए मुझे भी तो कुछ करना चाहिए ना। उसके हाथ पांव दबाने का काम करते रहे। मुझे भी अब कुछ कुछ सुख मिलने लगा था, इसलिए हटाने की ज़्यादा जिद नहीं की। सिर के नीचे मुड़ी कुहनी लगाकर प्रभा की ओर करवट बदलते हुए कहा, पहले ही तुम कौन से कम काम कर रही हो प्रभा, जो यह व्रत पूजा पाठ और शुरू कर दिए ऊपर से? कभी कभी अपनी तंदुरुस्ती की ओर भी देख लिया करो। इस सब से बीमार पड़ गई तो मेरे पास दवा का इंतजाम भी नहीं हो पाएगा। प्रभा ने सिर झटक दिया, अरे तो व्रतों से कहीं कोई बीमार पड़ता होगा, इससे तो और भी तबीयत ठीक हो जाती है। तुम्हें कुछ पता भी है उपवास करने के कितने फायदे हैं? कुछ रुखाई से मैंने कहा, होंगे, मेरा इन सब में विश्वास नहीं है और मुझे सुनकर भी अच्छा नहीं लगता। अपनी इस रुखाई से खुद ही चौंक कर मैंने बात संभाली। व्रत के लिए चाहिए खाना पीना, फल दूध मेवे मखाने, तब उससे फायदा भी होता है। दिन भर पानी की सूरत भी न देखो, यह व्रत हुई या सजा हुई? प्रभा ने टालने के लिए कहा, तो रोज रोज कौन व्रत करता है? कभी साल 6 महीने में 1 बार हो गया। बात साल 6 महीने की नहीं है। मैंने कहा, मेरा तो इन सब ढकोसलों में विश्वास नहीं है। तुमने भी कभी नहीं बताया कि तुम इन सब में विश्वास करती हो। मैं खुद कभी इन सारी चीज़ों में विश्वास किया करता था, मंदिर जाया करता था, व्रत रखता और माना करता था, लेकिन अब इन बातों पर कतई विश्वास नहीं रह गया है। और मन में सोचा कि शायद शिरीष और दिवाकर के संपर्क में आने के कारण। ठीक है, आज के लिए इतना ही हम रखेंगे। ठीक है, आगे हम इसको करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।